हाय गाइस। आज हम लोग देख रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक अत्यंत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये हम मानते हैं ये सारे कोर टॉपिक्स में आते हैं। कोर टॉपिक्स कहने का मतलब कि आपको इस काफी सीरियस होकर देखना, यू कांट एस्केप दिस। आखिर सर्कुलेटरी सिस्टम में, पहले मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लूँ। इसमें हम क्या देखेंगे? तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे। हार्ट में क्या होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं, ब्लड कहाँ से आता है, ब्लड कहाँ जाता है, वगैरह ये सारी चीजें। देन उसके बाद हम जो हार्ट जो मेरा धड़कता है, हम हम उसकी बात करेंगे। वो क्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, कैसे, उसके बारे में थोड़ा सा वर्कआउट। देन हम लोग ब्लड के बारे में बात करेंगे। हमारा ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड से संबंधित, ये हमारा सर्कुलेटरी। इसके बाद है लिम्फ सिस्टम। लिम्फ सिस्टम के बारे में थोड़ा वो जानकारी लेंगे। दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं, बट छोटा टॉपिक है, बट दैट इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद देन स्केलेटन पे आएंगे। तो एनीहाउ लेट अस स्टार्ट विद द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स को पहुंचाती है। क्लियर हो गया? जो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स को पहुंचाती है और वेस्ट प्रोडक्ट को वहां से हटाती है। दिस इज द सिंपल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि जो कंपोनेंट है, हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, जहां से कि जो रक्त को ले जाता है। तो ठीक है, विदाउट सर्कुलेशन सेल डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब ये है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट का हो गया। इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, जो हार्ट है वो बिल्कुल दो भाग में पहले बटा हुआ, लेफ्ट और राइट। ये आपका हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट। दिस इज द फर्स्ट थिंग, लेफ्ट और राइट। ठीक है, जो लेफ्ट होता है वो उसमें क्या रहता है, उसमें ऑक्सीजनेटेड, मतलब कि जो ब्लड शुद्ध होकर आता है, लंग्स से ऑक्सीजन लेकर आता है, इसलिए उसको हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। वो हमारा लेफ्ट साइड। और जो ब्लड हम बॉडी से पास होकर आता है, बॉडी से होते हुए आता है, इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ ऑलरेडी सारा न्यूट्रिशंस वो दे चुका होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, जिसको हम लोग कहते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट लेकर आता है, इट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो मेरा राइट साइड होता है। ये पहला डिफरेंस। लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड। दो जो पार्ट है हमारा, वो हमारा ऐसे मिलता है। सेकेंड पॉइंट, हार्ट सिर्फ लेफ्ट और राइट में नहीं बटा होता है, बल्कि क्या होता है कि ये ऊपर नीचे भी दो भाग में बटा। इसको देख रहे हैं आप यहाँ पर, ऐसे दो भाग में बटा, ऊपर और नीचे। तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट। तो राइट में भी आपको अपर पार्ट, लोअर पार्ट मिलेगा, और लेफ्ट में भी अपर पार्ट और लोअर पार्ट। ठीक है, तो जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग अट्रियम कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अब राइट में है तो राइट अट्रियम होगा, लेफ्ट में है तो लेफ्ट अट्रियम। तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, और नीचे वाले पोर्शन को हमको वेंट्रिकल कहते हैं। तो राइट में होगा तो राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल। हो गया? ये दो पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है, ब्लड जब भी हार्ट में इंटर करता है तो वो अट्रियम में आता है। इसका मतलब क्या हुआ? अट्रियम का मतलब क्या, वो अपर चैम्बर में आता है। अगर राइट में आ रहा है तो राइट अट्रियम में आएगा, और लेफ्ट में आएगा तो लेफ्ट अट्रियम में आएगा। तो ब्लड हार्ट में जब भी इंटर करेगा तो अट्रियम में इंटर करेगा। इसका मतलब यह है कि जो लंग्स से जो ब्लड आता है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो कहाँ इंटर करता है? लेफ्ट अट्रियम में। जो बॉडी से होते हुए आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो इंटर करता है राइट अट्रियम।
हो गया। अच्छा, ब्लड जब भी हार्ट छोड़ता है तो वो क्या कर वो कहाँ छोड़ता है, तो वेंट्रिकल से छोड़ता है। मतलब कि अगर हमारा ब्लड अगर बॉडी में जा रहा है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है, और अगर और हार्ट मतलब कि और अगर लंग्स में जा रहा है, क्यों होता है, तो बॉडी से होकर कहाँ आता है ब्लड, तो राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा जाता है लंग्स में। तो ये पूरा का पूरा जो है सो एक सर्कुलर क्या हुआ। तो फिर से हम लोग बात कर ले, दो पार्ट में बटा होता है, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट को ऑलवेज हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और राइट में ऑलवेज हमारा डीऑक्सीजनेटेड। ऐसे कह ले कि लेफ्ट में जो ब्लड आता है लंग्स होकर आता है लंग, और राइट में जो ब्लड आता है हमारा बॉडी के बाद आता है, बॉडी होते हुए आता है। जब भी ब्लड आएगा तो अट्रियम में आएगा, मतलब अगर बॉडी होते हुए आ रहा है तो राइट अट्रियम में आ रहा है, और लंग्स होते हुए आ रहा है तो लेफ्ट अट्रियम में आ रहा है। ब्लड जब भी हार्ट छोड़ता है तो वेंट्रिकल से छोड़ता है, मतलब ब्लड जब भी निकलेगा तो लंग्स के लिए निकलेगा तो राइट अट्रियम राइट वेंट्रिकल से निकलेगा, और अगर बॉडी के लिए निकलेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये दूसरा चीज। अब देखिए, जब भी ब्लड हमारा हार्ट में आता है तो जिसके थ्रू आता है उसको हम लोग वेन कहते हैं। अगर यहाँ लेफ्ट में आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ये हमारा प्लूनरी वेन। और हमारा अगर हमारा राइट में आ रहा है तो इसको हम लोग वेना वेना कैवा, मतलब कि महाशिरा, इसको हम लोग कहते हैं महाशिरा। मतलब कि तो ये हमारा वेन से जब भी ब्लड आता है हमारा हार्ट में तो वो हमारा वेन से आता है, और जब भी ब्लड निकलता है तो आर्टरी से निकलता है। तो इसलिए हमारा राइट से निकल रहा है तो उसको पुलिनरी आर्टरी कह रहे हैं, और इस यहाँ से निकल रहा है तो इसको हम लोग ऑर्टा या महाधमनी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा ये हुआ हार्ट का स्ट्रक्चर। हमारे ख्याल से अब सबको क्लियर हो गया होगा, इसलिए हम यहाँ से अब आगे बढ़े। जो डबल सर्कुलेशन सिस्टम की बात यह है कि ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू हार्ट। एक बार एक पूरे सर्कुलेशन की बात किया जाए तो ब्लड हार्ट से 2 बार गुजरता है। पहला कब गुजरता है, जब ब्लड हमारा हार्ट में आया पहली बार, ऐसे लंग्स होते हुए हार्ट में आता है, तो ये फिर बॉडी में जाता है, यहाँ से फिर जो बॉडी से होते हैं फिर मेरा आर्टियम में आता है, राइट आर्टियम में, और यहाँ से होते हुए जो है फिर ये लंग्स में जाता है। तो इसका मतलब एक कंप्लीट सर्कुलेशन में ब्लड हमारा हार्ट से 2 बार गुजरता है। ये पहला चीज हो गया। चलिए, अब हम लोग कुछ बात कर लें, थोड़ा सा फैक्ट्स की बात। कुछ टर्म है जिसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम कहता है एक हार्ट बीट में पंप होने वाला ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड पंप इन वन हार्ट बीट किलो है, 2 बार जाता है, तो कितना पंप होता है, कितना वैल्यू जाता है, तो 70 ml प्रति धड़कन 70 मिलीमीटर ब्लड हमारा निकलता है। इसका मतलब यह है कि अगर हार्ट रेट अगर हम 70 मानते हैं, और एक हार्ट रेट में अगर मेरा कितना है 70 ml है, तो जाहिर सी बात है टोटल 4900 ml, इट मीन्स 5 लीटर आपका मिनिमम ब्लड जो है आपका पर मिनट बॉडी से हार्ट से निकल रहा है। पर मिनट आपका जो है सो 5 लीटर ब्लड हार्ट से निकल रहा है। इसका मतलब पूरे शरीर की अगर बात किया जाए तो 1 मिनट में पूरा का पूरा ब्लड हमारा 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, और ये 5 से 6 लीटर ब्लड मेरा पूरे शरीर में एक मिनट में सर्कुलेट हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं। तो ये है कि स्ट्रोक वॉल्यूम एक हार्ट बीट में कितना ब्लड हमारा निकल रहा है, और कार्डियक हुआ हृदय का आउटपुट वो आपका 5 लीटर प्रति मिनट। तो ये दोनों चीज अब आपको समझ में आ गया होगा। ब्लड वॉल्यूम लगभग 5 से 6 लीटर आपका होता है।
अब हम लोग बात करते हैं ब्लड प्रेशर का। जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है, कंट्रैक्ट कहने का मतलब ये होता है कि कंट्रैक्ट कंट्रैक्ट होने का मतलब क्या हुआ, जब ये ब्लड जो है दबेगा, अगर यहाँ से फोर्स लगाया जाएगा तो क्या होगा, ब्लड में नीचे आएगा। अब ब्लड जो नीचे आएगा तो इसका मतलब कि वो फोर्स के साथ क्या होगा, आउटरा में जाएगा, महाधमनी में प्रवेश करेगा। तो ये जो यही जो चीज जो है ना, ब्लड जब हमारा ब्लड को आर्टरी में जोर से क्या है, पुश करना, मतलब जब हम हार्ट जब कंट्रैक्ट होता है तो उस संकुचित होता है तो उसमें क्या होगा, पूरा ब्लड हमारा क्या आर्टरी में जाता है और आर्टरा में जाता है, और आर्टरा में जाता है तो क्या होता है, ये उस पर एक प्रेशर डालता है और उसी को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। इसको हम लोग कहते हैं सिस्टोल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, ब्लड को आर्टरा महाधमनी में भेजता है और ब्लड तेजी से आर्टरी में फ्लो करता है और आर्टरी वॉल पे प्रेशर पड़ता है, यही है ब्लड, इसी को हम लोग सिस्टोल कहते हैं। जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है ये लगभग 120 मिलीमीटर पर, फिर जब रिलैक्स हो जाता है हार्ट तो क्या होता है, ब्लड कम, सब ब्लड निकल जाता है। तो वैसी स्थिति ब्लड जब रिलैक्स होता है तो वो मेरा डायस्टोल है, जो हमारा लो ब्लड, हमारा जो मिनिमम ब्लड जो ब्लड प्रेशर होता है वो 80 होता है। इस प्रकार सिस्टोल और डिस्टोल पूछे हुए कई बार बहुत नहीं। सबसे बड़ी चीज है हमारा कार्डियक कंडक्शन। ये ये चीज जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा कार्डियक आखिर जो है सो पंप, आखिर ये जो एक हार्ट हमेशा जो है सो कैसे पंप करता रहता है ये। तो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम जो है वो सिस्टम है जो हार्ट को धड़कने का साइन देता है और सही क्रम में कंट्रैक्शन, मतलब कि वो लगातार एक सोचिए, लगातार जब से आप जन्म होता है मरने तक क्या होता है तो धड़कते रहता है, धड़कता है, धड़कता है। तो इसको कहते हैं क्या है, तो हार्ट बीट ड्यू टू सेल्फ जनरेटेड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, स्व उत्पन्न विद्युत संकेत के माध्यम से होता है। तो जो हार्ट बीट होता है उसको कौन धड़काता है, तो वो क्या है कि स्व उत्पन्न विद्युत, मतलब सेल्फ जनरेटेड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के माध्यम से वो धड़कता है। इसीलिए हार्ट को हम लोग कहते हैं मायोजेनिक भी टर्म यूज किया जाता है। स्व उत्तेजित, कोई उत्तेजित नहीं करता है, वो स्वयं उत्तेजित होता है। तो हार्ट कैसे होता है, उसको पंप करने के लिए कोई नहीं करता, बल्कि वो सेल्फ उत्तेजित होता है, इसलिए इसको मायोजेनिक भी टर्म दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसए नोड, सिनोट्रियल नोड, इसी को हम लोग नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं। बहुत बार आप लोग सुना होगा कि पेसमेकर की आवश्यकता कब पड़ती है। पेसमेकर का एक्चुअल आवश्यकता तब पड़ती है जब मेरा हार्ट जो है मेरा पंप नहीं कर रहा है, समझे, धड़क नहीं रहा है। ब्लड फ्लो को इससे लेना देना नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं कि ब्लड फ्लो में दिक्कत है तो मेरा प्रॉब्लम नहीं। हार्ट अगर जब भी हमारा पंपिंग से रिलेटेड कोई भी चीज आएगा, धड़कने से रिलेटेड आएगा, तो वो इसका मतलब है कि हमारा पेसमेकर से रिलेटेड है। तो जब भी किसी को पेसमेकर लगता है तो पेसमेकर का काम क्या होता है, ब्लड को ये जो काम है मायोजेनिक स्व उत्तेजित करना, वही काम जब नेचुरल पेसमेकर नहीं कर पाता है तो हमारा आर्टिफिशियल पेसमेकर लगता है। इसका काम है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स शुरू करता जो हर हार्ट बीट को शुरू। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गया, क्या हमारा नेचुरल पेसमेकर कहाँ रहता है, तो ऐसे नोड में रहता है, इसको साइनोट्रियल नोड भी कहते हैं। कि इसका लोकेशन कहाँ है, तो इसका लोकेशन जो देखिएगा राइट अट्रियम, नियर द ओपनिंग ऑफ सुपर वेना का, मतलब कि जहां पर कि आपका ये जो मेन जो वेन जो आपको आकर मिल रहा है, जो ब्लड राइट में आता है ना बॉडी से ब्लड, तो राइट में जो बॉडी से जो ब्लड आता है और ये जहां पर ये ओपन होता है हार्ट में आकर, वहीं पे ये रहता है। और दिस इज इसको हम लोग कहते हैं एसए नोड, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एसए नोड इसको हम लोग कह रहे हैं। तो एसए नोड का पोजीशन कहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है कि राइट एट्रियम अपर पार्ट में, क्योंकि वहीं पर आकर हमारा वेन ब्लड हार्ट में इंटर करता है। तो जहां पर ब्लड में सॉरी जहां पर ब्लड मेरा हार्ट में इंटर कर रहा है, एग्जैक्टली यहाँ पर ओपनिंग है वेन का, वहीं पे हमारा जो है ऐसे नोट आता है। ये पहला चीज।
अब हम बात करते हैं एवी। अब क्या होता है कि ये मेरा आर्ट्रियम है और ये मेरा वेंट्रिकल। तो आप देख रहे हैं कि आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में आने के लिए यहाँ पर एक बल्ब है और इसी बीच यही पर रहता है हमारा एवी नोड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एवी नोड का। तो एवी नोड वो भाग है जो आर्ट्रियम से आने वाले इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को वेंट्रिकल में पहुंचाता है। मतलब क्या करता है? ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हुआ, अब ये एवी नोड का काम क्या है? ये गेट कीपर के रूप में काम करता है। ये इम्पल्स को क्या करता है? इस वेंट्रिकल में ये पहुंचाता है। इसलिए इसको हम लोग गेट कीपर भी कहते हैं। लोकेशन बिटवीन आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल। तो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में आपको ये इसका लोकेशन आपको मिल जाएगा। तब पहले अब क्या होता है? एवी नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को लगभग 0.1 सेकेंड के लिए रोकता है। मतलब कि एक सर्टेन सेकंड के लिए क्या होता है, हमारा ऐसा नहीं है कि तुरंत इम्पल्स का तुरंत हो गया, नहीं, थोड़ा सा डिले होता है 0.1 सेकंड का। इसलिए होता है कि पहले क्या होता है कि आर्ट्रिया पहले कंट्रैक्ट हुआ, आर्ट्रिया पहले कंट्रैक्ट हुआ तो क्या हुआ? ब्लड मेरा इसमें आया। तो चूंकि अगर तुरंत हो जाएगा तो ब्लड पूरा भरेगा नहीं वेंट्रिकल। तो ब्लड को चूंकि वेंट्रिकल में पूरा भरना होता है और वो 0.1 सेकंड में भर लेता है, इसीलिए जो है सो ये हमारा 0.1 सेकंड का टाइम लेता है। और फिर तब जाकर क्या होता है कि हमारा वेंट्रिकल हमारा कंट्रैक्ट करता है। और इसी प्रकार प्रॉपर सीक्वेंस में पहले हमारा कंट्रैक्ट कौन होगा? आर्ट्रियम होगा। आर्ट्रियम कंट्रैक्ट होता है तो क्या होता है? ब्लड को वेंट्रिकल में भेजता है। तो वेंट्रिकल में भेजता है तो इस प्रकार क्या होता है मेरा, और 0.1 सेकंड का डिले करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा मेरा वेंट्रिकल में ब्लड भर जाता है और तब जाकर मेरा वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है और देन ब्लड हमारा हार्ट से बाहर निकलता है। अब दो तीन चीज है, मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज हो गया, कुछ कुछ चीज और जान लीजिए। जैसे बंडल ऑफ हिस, तो बंडल ऑफ हिस एवी नोड से इम्पल्स लेकर इसे वेंट्रिकल तक पहुंचाता है। कोई ना कोई चीज होगा ना, जैसे एवी नोड लिया और वो वेंट्रिकल तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाने का काम करता है? तो इसी को हम लोग बंडल ऑफ हिस कहते हैं। लोकेशन इंटरटिव उतना इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को नीचे की ओर ले जाना मेन इसका इलेक्ट्रिकल हाईवे। इसको जैसे कैसे जाएगा हाईवे पर, जैसे मूव करता है दैट इज द हाईवे। यही हमारा एक हो जाए परकिंजी फाइबर। परकिंजी फाइबर कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, ये जो इम्पल्स होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, उसको रैपिडली क्या होता है कि वो स्प्रेड करता है। ये रहता है तो क्या होता है? प्रकिंजे, यही हमारा प्रकिंजे फाइबर। यहाँ पर ये फाइबर देख रहे हैं, यही प्रकिंजे फाइबर। और इस प्रकार क्या होता है, मेरा पूरा का पूरा मेरा वो फाइबर रहता है और वो बहुत तेजी से स्प्रेड करता है। अब सवाल यह है कि हमारा जो वेंट्रिकल कंट्रैक्शन जो होता है, ये देखिए आरटीएम ऊपर से यहाँ कंट्रैक्ट किया। जो वेंट्रिकल का जो कंट्रैक्शन जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है कि वो यहाँ से यहाँ नहीं होता, बल्कि ये एपेक्स, ये नीचे नीचे से वो ऊपर की तरफ कंट्रैक्ट करता है। ऐसा इसलिए कंट्रैक्ट करता है कि ब्लड पुश्ड अपवर्ड। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक मिनट में आप एक चीज देखिए, ये जो ब्लड जो आपको निकल रहा है, समझ रहे हैं ना, जो मेन जो ऑर्ट है ये देख रहे हैं। तो ब्लड, ये जो ब्लड आपको कैसे निकलता है? ऐसा नहीं कि इसके नीचे से ब्लड नहीं निकलता है, बल्कि क्या करता है कि ये ब्लड को इसमें पुश करता है और यहां से ये ऊपर के सब निकल, ऊपर से निकल। इसी प्रकार यहाँ भी ब्लड हमारा यूरिनरी आर्टरी यहाँ से निकलता है। ऐसा नहीं है कि ब्लड नीचे साइड से, नीचे साइड नहीं निकलता, ये ऊपर साइड से निकलता है, इसीलिए इसको नीचे से ऊपर पुश करता है। तो आपको समझ गया कि जो है सो हमारा कि वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन क्या होता है। तो वेंट्रिकल का जो कंट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? एपेक्स टू बेस। मतलब ये मेरा एपेक्स हुआ और इधर मेरा बेस, तो एपेक्स टू बेस हमारा आपका कंट्रैक्शन होता है, नीचे से ऊपर की तरफ ऑलवेज ध्यान। तो ये मोटे तौर पर ये मेरा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है, पेस मेकर क्या है, ये सब चीज जो है सो हमारा क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड। तो ब्लड के बारे में थोड़ा सा टिश्यू में भी देखा गया था। तो ब्लड इज ए
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है हमारा हमारा क्या है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड मेरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है और बेसिक फैक्ट लगभग 5 से 6 लीटर से इसमें बात कर चुके हैं हम लोग। पीएच वैल्यू इसका 7.4 है। अब इसमें होता क्या क्या है, विशेष क्या क्या, तो पहले जानते हैं आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। आरबीसी क्या है, कंटेन्स हेमोग्लोबिन, जो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन करता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। इंपॉर्टेंट है हेमाटोक्रिट। हेमाटोक्रिट जो ब्लड लगभग 45% हिस्सा आरबीसी है, क्योंकि अब ब्लड में आरबीसी का हिस्सा कितना, दैट इज यही बताता है। तो आरबीसी हमारा 45 हेमोक्रिट 45 का मतलब है कि ब्लड में लगभग 45% हमारा आरबीसी होगा और लाल रक्त से बनाता है, और बाकी हमारा 55% मेरा प्लाज्मा होता है। दिस इज मीनिंग ऑफ हेमोग्लोबिन। व्हाइट ब्लड सेल होता है श्वेत रक्त का। फंक्शन होता है इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा करना। ये 4 लाख से 11 लाख तक, 11,000 तक, 4,000 से 11,000 तक होता है। इंपॉर्टेंस है ल्यूकेमिया, डब्ल्यूबीसी अगर व्हाइट ब्लड कम रहता है, ब्लड कैंसर का ही प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पोर्शन है। तो देख लिया आपने, जैसे आपका क्या मतलब आपका आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, और जो लिक्विड पोर्शन जो हुआ ब्लड का, उसी को हम लोग प्लाज्मा। ये लगभग टोटल ब्लड का 55% हिस्सा। इस 55% में जो हम लोग देखते हैं, 92% लगभग आपका क्या होता है, तो वाटर होता है। मेन सॉल्वेंट होता है, न्यूट्रिएंट गैस ट्रांसपोर्ट करता है। अब मेन इसमें जो होता है प्रोटीन 8% होता है, ठीक है। जैसे अल्बुनियम हो गया, ग्लोबिन हो गया, फाइब्रोजिन हुआ, इस साथ जो ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। ग्लोबुलिन ये हमारा प्रतिरक्षा में काम करता है। अल्बुमिन ऑस्मेटिक प्रेशर को, दबाव को, हमारा प्रेशर को कंट्रोल। तो ये सब हमारे जो है सो हमारे, तो जल इसमें जो 45% रहता है, 55% जो प्लाज्मा होता है, उसमें 92% हमारा जल होता है, वाटर होता है, 8% मेरा प्रोटीन, और यही 3 प्रोटीन और अदर सॉल्यूट ऐसे न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, सब हमारे वेस्ट प्रोडक्ट। प्लाज्मा मेन ट्रांसपोर्ट मीडियम, मेंटेन्स पीएच 7.4, हेल्प्स इन क्लॉटिंग एंड इम्यूनिटी। ये क्लॉटिंग में एक और भी है, जैसे हम बात करते हैं सीरम। सीरम सीरम लिक्विड पार्ट का ब्लड पार्ट है, जो ब्लड क्लॉटिंग बनने के बाद बचता है। जब भी ब्लड क्लॉट होगा, तो ब्लड क्लॉट हो गया तो क्या होगा कि जो लिक्विड वो पार्ट, जैसे ब्लड में क्या लिक्विड रहता है, प्लाज्मा लिक्विड है, लेकिन जब ब्लड क्लॉट होता है तो उसके बाद जो पोर्शन, जो लिक्विड पोर्शन बचा है, वही मेरा सीरम। ब्लड क्लॉट में होता क्या है, तब फाइब्रिनोजिन ये क्या करता है, फाइब्रिन बनता है, जो थक्का टाइप का, जो ब्लड क्लॉट होता है और ब्लड को बहने से रोकता है। प्लाज्मा फुल लिक्विड हुआ, तो सीरम क्या हुआ, क्लॉट हटाने के बाद जो बचा। जब ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसके बाद जो लिक्विड बचता है, वही मेरा सीरम है। तब प्लाज्मा में फाइब्रोजिन होगा, जाहिर इसमें फाइब्रिन होता है, क्योंकि फाइब्रिन होता है, फाइब्रोजिन तो हटेगा आपका, ब्लड क्लॉट हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर ऑलरेडी, चूंकि सब चीज हम कई बार देखते हैं, इसलिए ज्यादा इस पर। अब सबसे बड़ी चीज आता है मेरा ब्लड। तो ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवरी हुआ था, डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टाइनर। लैंडस्टाइनर द्वारा ये डिस्कवरी किया गया। ये कई बार इसको ध्यान रखिएगा। ब्लड ग्रुप किस पर डिपेंड करता है, पहला एंटीजीन पर और दूसरा एंटीबॉडी। बट अब एंटीजीन और एंटीबॉडी क्या, पहले हम इस पर बात। एंटीजीन कहा जाता है क्या, जो आरबीसी की सरफेस पे लगा एक पहचान चिन्ह है, वो तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, एंटीजीन होता क्या है आपका। जो एंटीजीन होता है, कोई भी चीज, इसको उसका पैथोजन कह दीजिए, अगर आता है तो वो एक तरह से क्या करता है कि आपको जो है फॉरेन सब्सटेंस, ये फॉरेन एंटीजीन बॉडी पर कौन सा, उसमें कौन सा एंटीजीन आ रहा है, वो होता है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं एक प्रोटीन।
तो एंटीजन बेसिकली क्या होता है कि वो हर ब्लड पे क्या होता है, आरबीसी रहता है, आरबीसी के सरफेस पे ये एंटीजन रहता है। हर ब्लड ग्रुप का अलग अलग एंटीजन होता है, जिसको और एंटीबॉडी जो है हर एंटीजन के बाद जो है सो एंटीजन के खिलाफ क्या होता है कि हमारा आरबीसी एंटीबॉडी, सॉरी, प्लाज्मा जो है सो हमारा एंटीबॉडी बनाता है। तो एंटीबॉडी कहता है आपका प्रतिरक्षी, मतलब जो प्लाज्मा में बनता है, जो प्लाज्मा बनाता है। तो एंटीजन कहाँ रहता है, तो आरबीसी के सफर हर, तो उसी के आधार पर हम जो है सो ब्लड ग्रुप का पहचान करते हैं। तो कौन एंटीजन होगा उसके आधार पर मेरा हमारा हमारा पहचान चिन्ह है, उसके आधार पर मेरा, अगर हमारा एंटीजन ए है तो ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी है तो ग्रुप बी होगा, और ए प्लस बी दोनों एंटीजन है तो हमारा ग्रुप ए भी हो जाएगा। नो एंटीजन है तो हमारा ग्रुप, समझ आ गया। तो अगर एंटीजन ए है तो ग्रुप ए होता है, एंटीजन बी है तो ग्रुप बी होगा, ए प्लस बी होगा दोनों ग्रुप के ऊपर, और वो पे कोई भी एंटीजन नहीं रहता है। अब बात कर ले एंटीबॉडी का, तो एंटीबॉडी क्या है, वो कुछ नहीं होता है। जब भी एंटीजन कोई पैथोजन या एंट्री होती है एंटीजन की, तो उसके अगेंस्ट में क्या होता है, प्लाज्मा जो है सो एंटीबॉडी बनाता है, या डिफेंसिव प्रोटीन, रक्षा करने वाला प्रोटीन है प्लाज्मा, जो फॉरेन अटैक से बचाता है। तो एंटीबॉडी एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन है जो बी लिम्फोकाइट्स या बी सेल भी, बीटा सेल भी कहते हैं, प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा स्पेसिफिक एंटीजन के रिस्पॉन्स पे बनाया जाता है, समझ रहे ना। इसको 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 कई बार जो है सो आईजी या इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है, ग्लोबिन भी कहा जाता है। ये कई बार एक दो बार सवाल पूछा हुआ है। तो कहाँ से, तो एंटीबॉडी ब्लड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ब्लड प्लाज्मा, एंटीजन कहाँ होता है, तो आरबीसी पे होता है। दूसरा चीज है कि हाईली स्पेसिफिक, एक एंटीबॉडी मतलब एक एंटीजन, ये दोनों भाई वर्सा। अब कुछ चीजें आपको इसके बारे में एक दो बार सवाल पूछा हुआ है कि टाइप किसका क्या, आईजीएम प्रारंभिक एंटीबॉडी सबसे पहले बनता है, आईजीजी दीर्घकालीन एंटीबॉडी लंबे समय तक सुरक्षा देता है, आईजीए ये म्यूकस सरफेस की रक्षा करता है, आईजीई एंटीबॉडी एलर्जी रिएक्शन कंट्रोल करता है, और आईजीडी नियामक इम्यून रेगुलेशन। तो बेसिकली अभी तक ये पूछे हुए हैं, आईजीएम क्या डिफाइन करता है, ये सवाल पूछा हुआ है। एक बार इसको देख लेने पर, जस्ट कोई देख लेने पर आ जाए। गोल्डन रूल, बॉडी अपने एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाता है, लेकिन दूसरे एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। जैसे अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी हमें बी हो, समझे। अगर एंटीजन, गोल्डन रूल है, बॉडी अपने एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाता है, अगर एंटीजन ए है तो वहां पर एंटीबॉडी मेरा बी हो, अगर बी है तो एंटीबॉडी ए हो जाएगा, ओ में कोई नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी बनेगा, और ए बी में चूंकि एंटीबॉडी एंटीजन रह रहा है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी हमारा नहीं रहा। अगर ये सवाल पूछा जाए कि एंटीजन ए, अगर ब्लड ग्रुप ए है, जाहिर से एंटीजन ए होगा, तो वहां पर कौन सा हमारा एंटीबॉडी होगा, जाहिर सी बात है एंटीबॉडी मेरा बी होगा, अगर बी है तो एंटीबॉडी ए होगा, ए बी है तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट, इसलिए कोई एंटीजन नहीं होगा, ओ है तो वहां पर कोई एंटीजन नहीं, इसलिए हमारा दोनों एंटीबॉडी, ठीक है। अब इसी प्रकार जो है, अब ए है तो ए और बी को डोनेट कर सकता है, लेकिन ए और ओ से रिसीव करेगा। इसी प्रकार बी है तो बी और ए बी को डोनेट करेगा, और बी और ओ से रिसीव करेगा। ये जो है सो डोनेट सभी को कर सकता है, लेकिन ब्लड लेगा सिर्फ ओ से। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा जो है सो, अगर ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो अगर याद रखना है तो इसको ऐसे याद किया जा सकता है कि जो एंटीजन है वही ब्लड को ले सकता है, समझिए। मतलब ये है, सर इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि
जो एंटीजीन है, जैसे मान लो यहाँ पर एंटीजीन ए है और ओ क्या है, वो तो स्पेशल ये तो सभी को हाँ डोनेट तो कर ही सकता है। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो है सो जो एंटीजीन है, जैसे यहाँ पर ए है तो ए से ए ब्लड नहीं लेगा ये, लेकिन ये देगा किसको, तो ये ए को देगा और ओ को देगा। अगर बी है तो ये लेगा बी और ये भी दोनों से ले सकता है, लेकिन देगा सिर्फ बी और ओ को देगा। यहाँ पर कोई एंटीजीन नहीं है, कोई एंटीजीन नहीं है, इसलिए ये सभी को डोनेट कर सकता है, लेकिन ब्लड लेगा किससे, सिर्फ ओ से लेगा, उसी से लेगा जिसके पास कोई एंटीजीन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो है सो ब्लड जो है सो वही ले सकता है जिस पर जो एंटीजीन है। अगर यहाँ पर ए है तो ये जब भी ब्लड लेगा तो ए से लेगा, ठीक है, ए और ओ से ओ से सभी को डोनेट करता है। बी है तो बी से लेगा, ओ है तो सिर्फ ओ से लेगा, और ए भी है तो दोनों एंटीजन है, इसलिए हमारा सभी से लेगा। इसको थोड़ा सा ये ऑलवेज कंफ्यूजन करता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से याद। यू ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ए बी को यूनिवर्सल। आपका आरबीसी पर जो एंटीजन वही आपका ब्लड। अब एक है हमारा आर एच फैक्टर, ये आरबीसी की सरफेस पे मौजूद एंटीजन प्रतिजन एंटीजन डी होता है। आरबीसी के सरफेस पे एक और होता है एंटीजन डी। तो एंटी आरबीसी पॉजिटिव का मतलब, आरएच पॉजिटिव का मतलब है कि डी एंटीजन प्रेजेंट है, और आरटीजी और आरएच नेगेटिव का मतलब है कि डी एंटीजन एब्सेंट है। अगर डी एंटीजन प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव कहेंगे, डी एंटीजन एब्सेंट है तो इसको आर नेगेटिव। आरएस निगेटिव का मतलब है कि ये सिर्फ आरएस निगेटिव ब्लड, इसको थोड़ा सा और हम जस्ट इसके थोड़ा सा नीचे कर ले तो फिर हम बात करें। एक थोड़ा सा इंक पे इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर मदर मान लीजिए आरएस निगेटिव और फादर आरएस पॉजिटिव और बेबी जो है सो आरएस पॉजिटिव अगर होते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि फर्स्ट मदर बनाती एंटी एंटी प्रतिरक्षा। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट जो बेबी होगा उस पर इसको बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन इन ऐसी स्थिति में क्या करना पड़ता है, वैसी स्थिति में एंटीजन डी का इंजेक्शन लेना पड़ता है गर्भावस्था के दौरान विद इन द 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। लेकिन अगर ये कहते हैं ऐसी स्थिति में अगर सेकेंड में स्थिति हो जाता है तो यहाँ पर बेबी को, फर्स्ट में जनरली सेफ रहता है, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब सेकेंड होता है तो वैसी स्थिति में जो है सो काफी खतरा बढ़ जाता है। समझे, मदर के एंटीजन पहले से एंटीजन मौजूद होते इस कारण यहाँ प्रॉब्लम, दूसरी गर्भावस्था में प्रॉब्लम होता है। ये सवाल जो है अब यहाँ पर हम बात, आरएस सिस्टम एबीओ सिस्टम से इंडिपेंडेंट है, मान लीजिए तो आरएस सिस्टम जो है एबीओ सिस्टम से दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों कोई मतलब। तो यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा मेरा सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं लिम्फ सिस्टम में। लिम्फेटिक सिस्टम है कि, तो पहले क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। हमारे शरीर में अब इसको आप ऐसे समझ, हमारे शरीर में ब्लड कैपिलरी की दीवारें बहुत पतली होती हैं और परमिएबल होती है, मतलब छिद्रयुक्त होती है और दीवारें बहुत पतली होती है। इनके टीनी पोर से हर दिन लगभग 20 लीटर हमारा क्या होता है, हमारा ब्लड आता है। क्लियर हो गया? सिंपल सा चीज ये है हमारा कि हमारा इसमें क्या होता है हमारा कि 20 लीटर जो है हमारा ब्लड जो है क्या, अभी इसको प्लाज्मा को हटा दीजिए, अभी जस्ट आप इसकी बात कीजिए कि ब्लड आता है, ब्लड वहां से अंदर आता है, ठीक है। अब ब्लड हर दिन क्या होता है, लगभग 20 लीटर ब्लड मेरा अंदर आता है। कैपिलरी से निकल कर कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कैपिलरी टिश्यू है तो टिश्यू में जाता है। वहां पर क्या होता है
कि सेल्स ऑक्सीजन ऑब्जर्व करता है, न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करता है और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, और ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है टिश्यू के स्पेस में जमा हो जाता है। ब्लड जो मेरा कैपिलरी से निकल कर टिश्यू में गया, वहां से क्या होता है मेरा कि आपका क्या हुआ कि सेल क्या करता है कि ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर लिया, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो ऑब्जर्व कर लिया, और जो है सो कुछ प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट में क्या क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यूरिया होता है और कोई मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अब इसको तो इकट्ठा होगा कहीं ना कहीं, ये जो ये जो ये जो मेरा ब्लड होगा, ये कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होगा मेरा। अब ये जो ब्लड, अब वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करना और पुनः इसे वापस ब्लड तक ले जाना। तो जो 20 लीटर मेरा ब्लड कैपिलरी से बाहर आया था, उसमें से लगभग 17 लीटर ब्लड मेरा क्या होता है वापस, मतलब 20 लीटर ब्लड मेरा क्या हुआ कि कैपिलरी से आया, हमारा कैपिलरी से आया और क्या गया, टिश्यू में गया। टिश्यू ने क्या किया, वहां पर बहुत सारे हमारे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व किया, और उसके बाद जो है सो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट पे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और अदर वेस्ट जो उसको छोड़ दिया। अब ये जो वेस्ट जो है, अब ये लेकर फिर आगे बढ़ा, तो ये लगभग इसमें से 20 लीटर जो आता है, इसमें से 17 लीटर ब्लड मेरा वापस हो जाता है, और ये रिटर्न कैपिलरी पोर के माध्यम से पुनः ब्लड में आते हैं। कैपिलरी से निकलने वाले फ्लूइड में 3 लीटर फ्लूइड बच जाता है। ये फ्लूइड ब्लड में सीधे वापस नहीं जा सकता, और इसे ही हम लिम्फ कहते हैं। हर दिन जो ब्लड मेरा सर्कुलेट जो कर रहा है, उसमें से जो है सो कैपिलरीज में चूंकि थीन होता है, उसमें छेद भी होते हैं, तो वहां से क्या होता है कि हमारा 20 लीटर ब्लड लगभग पूरे दिन में हमारा उस कैपिलरीज के थ्रू टिश्यूज में आते हैं। टिश्यूज में जो आते हैं, तो टिश्यू क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, सेल जो ऑक्सीजन लिया और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया और वेस्ट प्रोडक्ट अपने साथ छोड़। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ा उसमें क्या क्या, वो क्या क्या रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, यूरिया रहेगा, अदर वेस्ट रहेगा। ठीक है, इससे जो 20 लीटर मेरा आया, एक तो ई वेस्ट कलेक्ट हुआ, दूसरा चीज जो 20 लीटर है उसमें से 17 लीटर मेरा उसी रास्ते से कैपिलरीज के थ्रू ही वापस लौटा। अब 3 लीटर मेरा बच गया, पर जो ब्लड में सीधे वापस नहीं जाता है, और ये जो 3 लीटर बचता है ना, इसी को हम लोग लिम्फ कहते हैं। तो लसिका कोशिका केवल द्रव को एकत्रित करती है, जबकि लसिका वाहियां उसे शरीर से आगे ले। अब ये समझ में आ गया। ये जो आपका जो है, अब ये जो क्या करती है, अब ये आप यहाँ तो एक चीज तो समझ गए कि लिम्फ हमारा क्या हुआ, तो लिम्फ में बचा क्या क्या, जो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपका बच गया। ठीक है, अब ये आपका जो मूव करता है, अब ये मूव कैसे कैसे करता है, जैसे ब्लड कैपिलरी से आपको आज इसको प्लाज्मा लीक भी कहते हैं हम लोग, ये टिश्यू में आया, टिश्यू से जो अब जो बाकी तो रिटर्न हो गया, 3 लीटर जो लिम्फ कहते हैं, वो आपका एक अलग लिम्फिक कैपिलरीज में आपका मूव करता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, टिश्यू जो लिक्विड बचा, जो लिक्विड बच जाता है, जो लिम्फ कहते हैं, वो क्या होता है हमारा, ये लिम्फ कैपिलरीज में हमारा ऐसे इंटर करता है। ये लिम्फ कैपिलरी, अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा, लिम्फ कैपिलरी से कहाँ जाएगा, तो लिम्फ वेसल में जाएगा, ये लिम्फ वेसल हो गया, और यहाँ से जो है सो लिम्फ कैपिलरीज कहाँ गया, लिम्फ वेसल में गया। इसके बाद जो है लिम्फ नोड, ये एक तरह से आप यहाँ पर देखिएगा, तो लिम्फ नोड ये इस तरह का एक जैसे कैप टाइप का जो है सो गांठ टाइप नहीं होता, वो गांठ टाइप का रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड से ये पास कर, लिम्फ नोड का काम क्या होता है, तो जस्ट उसका फिल्ट्रेशन का काम, और यहां से जो है सो वो लिम्फ नोड से होकर जाता है लिम्फ डक्ट। यहाँ पर जो है सो ये कलेक्टिंग हमारा डक्ट है, 2 डक्ट है, सबक्लेवियन वेन होता है और ऑर्थोरेटिक डक्ट होता है, 2 डक्ट मेरा होता है, डक्ट। हाँ, और लिम्फ डक्ट में गया, और यहाँ से हमारा सबक्लेवियन वेन में जाता है, और यही सब कैपिलरी से हमारा पुनः ही ब्लड में बैक हो जाता है।
तो बताया था दो मेजर डक्ट्स होते हैं, जो लिम्फ के अंत में दो बड़े डक्ट्स पाए जाते हैं। जो लिम्फ सिस्टम जहाँ एंड करता है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि दो गो आपको डक्ट होते हैं, और यहाँ के बाद डक्ट के बाद इसका मेन काम है कलेक्ट करना। ये क्या करते हैं, सारे लिम्फ को कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके सब क्लेवियन वेन में भेजते हैं, और सब क्लेवियन वेन से वो कहाँ चलाता है, पुनः ब्लड में वापस चलाता है। अगर पूरे सिस्टम को समझने के लिए तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, सिंपल सा बात यह है कि 20 लीटर हमारा ब्लड कैपिलरीज के थ्रू टिश्यू में आया। 20 लीटर ब्लड जो टिश्यू में आया, तो टिश्यू ने क्या किया, वहां पर उससे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो है सो एब्जॉर्ब किया, और जाहिर सी बात है कुछ वेस्ट प्रोडक्ट में क्या निकला, तो यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमारा अदर वेस्ट प्रोडक्ट निकला। 20 लीटर में से 17 लीटर ब्लड क्या होता है, कैपिलरीज के थ्रू ही जैसे आया था उसी छेद के माध्यम से होते हुए ब्लड में फिर नहीं, रेस्ट बच जाता है कितना, 3 लीटर। ये जो 3 लीटर जो बच जाता है, इसी को हम कहते हैं, हो गया पहला। अब लिम्फ जो क्या करता है, ये जो टिश्यू में जो वेस्ट होता है उसको कलेक्ट किया, और ये अपने जो कैपिलरी वाला वेन है, ये अपने सिस्टम से लेकर अब ये ब्लड में दूषित हो जाता है। कैसे जाता है, तो ये जाता है आपका सबसे पहले लिम्फ कैपिलरीज में आता है, वहां से जो लिम्फ वेसल में जाएगा, वहां से क्या करेगा कि लिम्फ ये डक्ट में जाएगा, और वहां से लिम्फ नोड कुछ नहीं, बस जस्ट एक फिल्ट्रेशन का काम करता है। वहां से जाता है कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, जो दो तरह का होता है यहाँ पर, और यहाँ से जो है सब क्लेवियन वेन में चलाता है, और सब क्लेवियन वेन से ये 3 लीटर जो बचा होता है वो वापस हमारा चलाता है कहाँ, इसी यही पूरा का पूरा सिस्टम हमारा जो है सो इसको लिम्फ सिस्टम, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज, लिम्फेटिक ऑर्गन्स। लिम्फेटिक ऑर्गन्स वो हमें जो इम्यूनिटी और लिम्फोकाइट्स प्रोडक्शन का निर्माण करते हैं। इसमें हम लोग प्राइमरी होते हैं और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी ऑर्गन में बोन मैरो, थाइमस, मेन रोल होता है लिम्फोकाइट्स का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन। सेकेंडरी में आता है लिम्फ नोड, स्प्लीन और मार्ट। ये बेसिकली जो है सो ये कुछ ना कुछ फॉर्मेशन का काम करेंगे, और ये जो है सो आपको जो है सो इम्यूनिटी का काम होता है कि उसको रोकना, जैसे कहते हैं प्रोटेक्शन करना, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। प्राइमरी का बनाना होता है, और सेकेंडरी का होता है डिफेंसिव, अर्थात लड़ना। तो बोन मैरो, थाइमस, ये दोनों मेरा प्राइमरी आता है, स्प्लीन नोड और स्प्लीन और हमारा मार्क, ये दोनों मेरा इम्यून सिस्टम या फिल्ट्रेशन का काम। अब यहाँ पर ये सब हमारे थे, जैसे कि हमने कहा था, सबसे पहली बात है कि बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, आपके लंबे वाले जो लंबा जो बोन होता है उसमें हमको बोन मैरो, उसी में बोन मैरो बनता है। हिप बोन, वर्टिब्रेट बोन एक्सेट्रा, जो जहाँ यहीं पर आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होता है, और बी लिम्फोकाइट्स का फॉर्मेशन, ठीक है, बोन मैरो का। थाइमस का होता है अपर चेस्ट के स्टेप, ये आपका थाइमस, ठीक है, अपर चेस्ट में आपका यहाँ पर है, ये टी सेल मैच्योरेशन का काम करता है। जो प्रॉपर्टी जब समाप्त होता है तो ऑटोमेटिक ये आपका सिंक कर जाता है। टी सेल मैच्योरेशन, टी सेल कहाँ बनता है, तो थाइमस में बनता है, और ये टी सेल जो है जैसी प्रॉपर्टी आता है, प्रॉपर्टी का कि इसका रोल होता है, उसका भी सिंक कर जाता है। लिम्फ नोड, जाहिर सी बात है, एलोंग लिम्फ नोड यही एलोंग द वेसल होता है, इसका मेन काम होता है फिल्ट्रेशन, छानना, डिस्ट्रॉय पैथोजेन, रोगाणु को नष्ट करना और फ्रेश को भेजना। स्प्लीन आपका होता है लेफ्ट साइड ऑफ द स्प्लीन, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द, यही आपका स्प्लीन, लेफ्ट साइड जो इसका ब्लड फिल्टर करता है और रिमूव ओल्ड आरबीसी। इसका मेन काम क्या होता है, तो लिम्फ इज ए लिम्फेटिक आपका, न कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ये इसलिए कि ये ब्लड को क्या करता है, आपको फिल्टर करता है और रिमूव करता है ओल्ड आरबीसी। लिम्फेटिक ऑर्गन से जो ब्लड रिजर्वायर के रूप में इसको काम करता है। माल्ट कुछ नहीं, म्यूका एसोसिएटेड लिम्फोसाइट, ये इसका मेन काम होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना म्यूका, ये माल्ट का मेन काम था, फर्स्ट डिफेंस लाइन इसको कहते हैं, टॉन्सिल, इंटेस्टाइन, एयरवेज, अपेंडिक्स, जहाँ पर एंट्री पॉइंट है वहां पर इसको बेसिकली होता है, फर्स्ट लाइन डिफेंस इसको कहा था, प्रोटेक्ट द म्यूकस सरफेस, म्यूकस जो सरफेस जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है।
तो अब आपका ये चीज अब आपका समझ में आ गया होगा मोटा मोटी चीज पे। तो लसिका ग्रंथ वृद्धि को हम लोग कहते हैं नोडल इनलार्जमेंट हो रहा है, इन्फेक्शन और कैंसर का है। लसिका सोप का फ्लड एक्यूमुलेशन, जब ज्यादा जमा हो जाएगा तब वेसल ब्लॉक हो सकता है। और लिम्फोमा मतलब कि अनकंट्रोल्ड क्लोरिफिकेशन, कैंसर ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो ये आपका मोटा मोटी यही चीज है। यहाँ से हमारा लंफ और तीनों खत्म होता है। मस्कुलर सिस्टम ऑलरेडी हम स्केलेटन, स्मूथ और कार्डिक मस्कुलर सिस्टम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं चूंकि पिछले टिश्यू में, इसलिए इस पर हम इसको हम फिर रिपीट नहीं करें। बात कर रहे हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम में जो क्वेश्चन जो आते हैं कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, बस ये है कि बोन कहाँ पाए जाते हैं, लंबा बोन कहाँ है, छोटा बोन कहाँ है, सब चीज वॉट आउट इसके बारे में बहुत बहुत बार सुनते भी आया अभी, इसलिए जस्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट। तो स्केलेटन सिस्टम वो अंत है जो बोन, कार्टिलेज और ज्वाइंट्स से मिलकर बना होता है, शरीर को सपोर्ट, प्रोटेक्शन और मूवमेंट गतिशीलता करती है। इस पर ज्यादा नहीं करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट इसका कंपोजिशन। तो आपका जो सबसे पहले ऑर्गेनिक कोलेजन होता है 30 से 35% होता है, और इनऑर्गेनिक कैल्शियम साल्ट जो होता है वो 65 से 70%। तो जो कोलेजन होता है वो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और जो कैल्शियम साल्ट होता है वो मेरा हार्ट। ये लाइन आपका इम्पोर्टेंट है। तो सपोर्ट करता है बॉडी का फ्रेमवर्क, प्रोटेक्शन करता है ब्रेन रिब्स, हार्ट, लंग्स, सबको जो प्रोटेक्शन जो करता है, मूवमेंट करता है, मसल के साथ लीवर की तरह काम करता है, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास जो है फिजिक्स में पढ़ा था उस टाइम में। मिनरल स्टोरेज करता है, कैल्शियम और फास्फोरस। ब्लड सेल फॉर्मेट करता है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और फैट स्टोरेज करता है, एलो बैन मैरो, फ्लैट स्टोरेज। ये दोनों को हम लोग थोड़ा सा देखें कहाँ ये स्पेसिफिक लोकेशन पे बनता है, कहाँ बनता है, ये थोड़ा सा जान, ये इसको थोड़ा सा देखें। ठीक है। टू टाइप ऑफ बोन होता है, कंपैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। कंपैक्ट का मतलब काफी कंपैक्ट होगा, और स्पॉन्जी को उसमें छेद 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 चित्रानुज होगा, स्पॉन्जी जिसको स्पंज कहते हैं। कंट्रैक्ट बोन, कंपैक्ट बोन जो होता है वो एक्चुअली उसको कहता है आउटर लेयर ऑफ बोन। तो कंपैक्ट बोन यूनिट कोई भी बोन का जो हमारा बाहरी लेयर है, जैसे बोन ऐसे हुआ मेरा, तो ये जो बाहरी लेयर जो होगा ना, दिस इज नोन है, इसी हमारा ये कंपैक्ट बोन। तो जाहिर सी बात है कि डेंस और हार्ड होता है, मेड ऑफ ऑस्ट्रोजिन और वेरी स्ट्रॉन्ग। सपोर्ट मेन और प्रोटेक्शन इसका मेन काम। तो कंपैक्ट बोन आउटर जो आउटर लाइनिंग कर लीजिए बोन का, वही होता है कंपैक्ट बोन, और स्ट्रेंथ और रिजिडिटी के लिए जाना। स्पॉन्जी बोन क्या होता है, और इनर पार्ट मतलब आप समझ गए। तो बाहर पार्ट में कंपैक्ट बोन रहता है जो आपका प्रोटेक्शन को ज्यादा काम करता है और सपोर्ट भी करता है, और इनर बोर्ड हमारा स्पॉन्जी टाइप पोरस होता है। हाँ, अभी आगे करेंगे। द मेन काम सेल फॉर्मेशन, ये सब जो होता है स्पॉन्जी बोन, लाइट और ब्लड फॉर्मेशन। यानी अब यहाँ पर देखें इसको थोड़ा सा अच्छा से। अब आप देखते हैं इसके जो पार्ट, इसके जब हम पार्ट पे बात करते हैं, जैसे हम लॉन्ग बोन है ऐसे एक पार्ट है, तो सबसे पहले हमारा होता है मेन पार्ट इपीफाइसिस। इपीफाइसिस जो होता है ये देख रहे हैं, कार्टिलेज, और कार्टिलेज के जस्ट जो बाद वाला जो पार्ट है उसी को कहते हैं एपीफाइसिस। तो ये पोर्शन मेरा एपीफाइसिस होता है, इसके इधर मेरा कार्टिलेज हो जाता है। तो ये बोन का जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट जो होता है दैट इज एपीफाइसिस। यहाँ बोन एंड का सीधा भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। और ये जो होता है मेड ऑफ स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन इसलिए कह रहे हैं हम लोग क्योंकि यहीं पर हमारा रेड बोन मैरो बनता है। फॉर्मेशन कहाँ होता है, जो इसके अंदर जो स्पॉन्जी बोन है इपीफाइसिस में। अगर पूछे स्पॉन्जी बोन कहाँ, तो इपीफाइसिस में रहता है, जहाँ पर कि हमारा रेड बोन मैरो बनता है, एंड कंटेन्स रेड बोन मैरो। दूसरा होता है मेरा डायाफाइसिस। डायाफाइसिस जो है कि मेरा, अब ये बीच का जो पोर्शन है ये मेरा डायाफाइसिस। तो दो पार्ट होता है, एपिफाइसिस जो एंड वाला पोर्शन होता है, और बीच वाला पोर्शन को हम कहते हैं डायाफाइसिस। ठीक है।
सब मेड ऑफ कंपैक्ट जाहिर बात है, आउटर पोर्शन कंपैक्ट बोन का है, ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ करता है। अब यहाँ से अब इसमें हम बात करते हैं, एम्फैसिस हो गया, डायफैसिस हो गया। अब हम बात करते हैं, एक है मेडुलर कैविटी। तो मेडुलर कैविटी जो आप ऐसे देख रहे हैं, दिस इज जो नोन है, यही हुआ मेरा बीच वाला पोर्शन, आउटर बोन के बाहर वाला बोन के बीच में जो लाइनिंग पीला वाला देख रहे हैं, यही मेरा जो है सो हमारा, दिस इज नोन है मेडुलर कैविटी। और इसी में हमारा एलो बोन मैरो कंटेन्स बोन मैरो और फैट स्टोरेज का एलो बोन मैरो, एलो मैरो, और यही मेरा जो है हमारा फैट स्टोरेज का क्लियर हो गया। तो मेन हमारा स्ट्रक्चर हो गया। थोड़ा सा और जानना है तो पेरियोस्ट्रियम, ये हमारा जो आउटर फाइब्रस कवरिंग होता है, और उसका कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, हेल्प्स ग्रोथ इन, और यही मेरा जो है पेरियोस्टियम जो है, यही मेरा आउटर फाइब्रस कवरिंग होता है, और जो हमारा कंटेन्स ब्लड वेसल। और दूसरा चीज होता है मेरा इंडोएस्थर्म जो है, और भीतरी परत, जैसे ये हमारा ये आउटर परत हो गया, और इनर लाइनिंग को हम लोग इंडोएस्टियम कहते हैं। इंडोएस्टियम हमारा इनर को होता है, आउटर एस्टियम मेरा पोस्टियम होता है, एक्टिव बोली। ठीक, ये तो समझ आ गया। तो हमारा बोन रेड मैरो कहाँ बनता है? फ्लैट बोन में बनता है, और मेरा एफिसाइसिस सीरियल बनता है, और एलो हमारा मेडुलर कैविटी में बनता है, और फैट स्टोरेज। तो जनरली जो है सो ये बोन का ये स्ट्रक्चर जो बताया, फ्लैट बोन का ये स्ट्रक्चर है, लॉन्ग बोन। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स है बोन के प्रकार के, जैसे लंबा बोन, इसको लॉन्ग और नैरो कहता है, ये मूवमेंट में जिसका होता है फ्यूमर, ये जांग की हड्डी को ही कहते हैं। शॉर्ट बोन, क्यूब शेप, घनाकार रहेगा, स्टेबिलिटी देता है। इसको जो कलाई में जो देखते हैं ना, कलाई में 8 को होता है, जिसे इन्होंने फ्लैट जो है हमारा थीन होता है, और प्रोटेक्शन का काम करता है, जो खोपड़ी में पाया जाता है। ये पूछेगा। इरेगुलर बोन कम्प्लेक्स शेप होता है, सपोर्ट है, वर्टिब्रेट्स होता है। स्ट्रक्चरल, ये मेरा एक्स्ट्रा स्कल बोन, अतिरिक्त खोपड़ी हड्डी, स्कल फ्लेक्सिबिलिटी में आता होता है। सेंसोमाइड, ये टेंडन में पाया जाता है, रिड्यूस फ्रिक्शन। घुटना का जो आप देख रहे हैं ना, घुटना में जो है सो पैटर्न ये आपको पाया जाता है। तब पटेला हमारा जो है सो लार्जेस्ट सिस्टोइडल बोन है। स्ट्रक्चरल बोन स्कल में पाया जाता है, लॉन्ग बोन हमारा लीवर्स पर मूवमेंट। कार्पल्स देख रहे हैं, यही हमारा हड्डी का जो बताए थे, हथेली में होता है। लॉन्गेस्ट बोन हमारा बॉडी में होता है। पटेला जो है हमारा लार्जेस्ट जो है सो हमारा लार्जेस्ट सिस्टमॉइड हड्डी है, लोकेटेड कहाँ तक, किडनी में रहता है, अरे सॉरी नी में रहता है, घुटना में जो रहता है ना, इसको नी कैप के रूप में भी हम लोग बहुत बार जानते हैं। जो नी कैप जो होता है ना घुटने का, जो उसको लोग पटेला भी कहते हैं, जो सेंसोमाइड, जैसे घुटने की बहुत बार सुनेंगे नी कैप बदलना है, तो घुटने में जो रहता है उसी नी के, इसको जो पटेला इसका बायोलॉजिकल नेम है, और ऐसे जो कॉमन नेम इसका हम लोग नी कैप। शॉर्टेस्ट बोन स्टेपीज है, लोकेटेड इन द मिडिल ईयर, हेल्प इन ईयर। ये तो हो गया आपका लॉन्गेस्ट बोन। यही मेन हमारा बोन को लेकर। अब कुछ चीज जो है, ह्यूमन स्केलेटन में 206 हमारे हड्डियां होती हैं। स्केलेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्सियल में एक्सियल होता है, और मेरा अपेंडिकुलर होता है। तो परिशिष्ट कंगाल होता है, और अक्षीय कंगाल होता है। सेंट्रल एक्सिस जो एक्सियल उसका सेंट्रल एक्सिस, तो एक्सियल मेरा कितना होता है 80, उसमें बोन पाया जाता है, और अपेंडिकुलर में हमारा 126 बोन पाया जाता है। ये मिलाकर 206 बोन हमारा होता है। अब इसमें जो जानना है, कि सेंट्रल एक्सिस जो बीच वाला जो आप कह सकते हैं, वो सेंट्रल एक्सिस होता है अटैच टू एक्सिस, और ये जो हमारा सेंट्रल वर्टिब्रेट से जुड़ा होता है उसको कह सकते हैं। ये बेसिकली हमारा प्रोटेक्शन में होता है, ये मूवमेंट में। स्किल, रब, वर्टिब्रेट, इस सब मेरा इस एक्सिस में आता है, और लिम्स और ग्लैंडर इस सब मेरा जो मूवमेंट हो जाता है अपेंडिक्स।
ऑर्गन प्रोडक्शन, हाँ इम्यूनो। अब ये हमारा मेन हमारा जो बेसिक चीज होगा, कुछ कुछ चीज भले और देख लीजिए। स्कल बोन क्लासिफिकेशन, खोपड़ी की हड्डी जो है टोटल जो है सो 22 होता है। इसमें क्रिमिनल फेशियल बोन 14 होता है। एक बार पूछे हुए फेशियल बोन कितना होता है संख्या में, तो 14 होते हैं। स्कल बोन टोटल 22 होता है। ठीक। अब टोटल वर्टिब्रेट हमारा 33 होते हैं। अब टोटल जो है हमारा किस पर कितना होता है उतना तो बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, नहीं इतना जरूर याद रखिएगा। टोटल वर्टिब्रेट हमारा कितने होते हैं, तो 33 होते हैं। टोटल बोन हमारे स्कल में बोन हमारे 22 होते हैं और फेस में 14। ये सब चीज़। चलिए, तो इसी के साथ आज मैं क्लोज करता हूँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बहुत से छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको काम आएंगे। एक बार देख लीजिएगा। पीडीएफ चाहिएगा तो आपको आराम से मिल जाएगा। जस्ट आप कोई भी चीज़ जानकारी लें तो आप 8789632844 पे आप फोन कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा सुना, इसलिए थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी मदद करेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत